नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा, आपके साथ नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आनंद में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। छोटे किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने उठाए हैं ठोस कदम। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। बीते 8 वर्षों में सर्वाधिक व्यापारिक वस्तुओं का हुआ निर्यात। गत वर्ष 2022 में $421 बिलियन का सर्वाधिक व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात कर देश ने नया कीर्तिमान किया स्थापित। लगभग 5 साल के अंतराल के बाद आज से जिनेवा में शुरू होगा 12वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का करेंगे नेतृत्व। कोरोना महामारी, मत्स्य पालन और कृषि पर सब्सिडी है एजेंडा। एपिडा के अध्यक्ष एम अंगमूत ने कहा, गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध किसानों के हित में उठाया गया कदम। गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने का कदम घरेलू मांग को पूरा करने पर केंद्रित। भारत से गेहूं आयात करने के लिए कई देशों के अनुरोध पर सरकारी स्तर पर की जा रही है कार्यवाही। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। शाह ने इस मौके पर छात्र छात्रों को पुरस्कार और स्मृति चिन्ह दिए। इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि छोटे किसानों को ऋण के चंगुल से बचाने के लिए मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई। मोदी जी ने कृषि में ऋण माफ करने की जगह ऋण लेना ही न पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था को सोचा और अमल में लाया। इस देश के 75% किसान 2 एकड़ से कम भूमि रखते हैं। उनकी जोत ही 2 एकड़ से कम है और 2 एकड़ भूमि में अगर किसानी करनी है तो उसका बेसिक खर्च नाबार्ड के हिसाब से 6,000 से 7,000 रुपया आता है। और वो 7,000 रुपया लेने के लिए या तो साहूकार के चुंगाल में फंसता है या बैंक का लोन देता है। मोदी जी ने हर किसान को सालाना 6,000 रुपया ही दे दिया, जिसके कारण उसको लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं। कृषि को आत्मनिर्भर करने के लिए किसान अगर अपनी खेत उत्पाद को बना तो लेगा, मार्केटिंग कहाँ होगी, इसका व्यवस्थापन क्या होगा? इसका सबसे सरल रास्ता कोऑपरेटिव है। और पहली बार आजादी के बाद सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने कहा कि देश के ग्रामीण विकास को गति देना, देश के अर्थतंत्र में ग्रामीण विकास को कंट्रीब्यूटर बनाना और ग्रामीण विकास के माध्यम से गांव में रहते हुए हर व्यक्ति को समृद्धि की ओर ले जाना, ये किए बगैर देश कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। ग्रामीण विकास की दूरदृष्टि को लेकर बनाया गया। ग्रामीण विकास थियोरिटिकल चीज नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट नहीं है। ग्रामीण विकास तभी होता है जब इसको समर्पित लोग चंदन की भांति अपने आप को घिस कर सुगंध को गांव तक पहुंचाते नहीं है, तब तक ग्रामीण विकास नहीं होता। और अगर ग्रामीण विकास आधुनिक जमाने में करना है तो इसके लिए इसकी कोर्सेस बनाने पड़ेंगे, इसको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा और आज के जमाने की जरूरियातों के आधार पर, आज के जमाने की रिक्वायरमेंट के आधार पर ग्रामीण विकास को परिवर्तित कर जमीन पर उतारना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उजागर करते हुए कहा कि क्योंकि आज देश में आयुष्मान भारत योजना की मदद से गांव से लेकर शहर तक आम आदमी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। और गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है मित्रों। इसके साथ साथ आरोग्य का कार्ड देकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के साथ 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं
नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए कर दी है। आज कोई भी गरीब अपने परिवार का, बूढ़े माँ बाप का या छोटे बच्चे का इलाज कराने के लिए इसे ना लोन लेने की जरूरत है, ना मन मसोकर बैठने की जरूरत है। वो अपना कार्ड लेकर गौरव के साथ जाता है और अपने परिजन का इलाज कर यहाँ पर आ जाता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तोमर ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। तोमर ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद से अभी तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रह हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में सर्वाधिक व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात हुआ है। वित्त वर्ष 2022 में $421 बिलियन का सर्वाधिक व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात कर देश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तोमर ने कहा कि देश में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है। अभी तक 70,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। इनमें से 45% स्टार्टअप में महिलाएं निदेशक हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पर 2.5 लाख करोड़ की खरीद हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से 22 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022 में $83 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह हुआ है। वित्त वर्ष 2022 में ही $254 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक सेवा निर्यात हुआ। और 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आज से शुरू होने वाला है। इस वर्ष के सम्मेलन में चर्चा और वार्ता के प्रमुख क्षेत्रों में महामारी पर विश्व व्यापार संगठन WTO की प्रतिक्रिया, मत्स्य पालन पर अनुदान सहायता, सब्सिडी, वार्ता, खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग सहित कृषि मुद्दे, WTO सुधार और इलेक्ट्रॉनिक पारेषण यानी ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी में आदि स्थगन मॉरिटोरियम शामिल है। एपिटा के अध्यक्ष एम अंगमुथु ने कहा कि सरकार ने पिछले महीने गेहूं के निर्यात का प्रतिबंधित करने का कदम मुख्य रूप से किसानों की आय को ध्यान में रखते हुए घरेलू मांग को पूरा करने पर केंद्रित किया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही पारिश्रमिक मिल सके। अंगमुथु ने कहा कि पिछले महीने गेहूं के शिपमेंट पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए उन विकासशील देशों के लिए अपने गेहूं निर्यात विकल्प खुले रखे हुए हैं। भारत से गेहूं आयात करने के लिए कई देशों के अनुरोधों पर सरकारी स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और इस वर्ष सरकारी एजेंसियां द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद के मामले में गेहूं किसानों को अत्यधिक लाभ भी हुआ है, जबकि कमोडिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा MSP से बहुत अधिक पर निजी व्यापार को बेचा गया है। घरेलू आपूर्ति श्रृंखला के लिए गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी लिया गया। अप्रैल में निर्यात में अचानक उछाल ने घरेलू मूल्य स्थिरता और आपूर्ति पर चिंता पैदा कर दी है। गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने जैसे विनियामक उपाय करने के लिए प्रेरित भी किया गया है। और उत्तर प्रदेश हाथरस में ताइवानी खरबूज की खेती से किसानों को मुनाफा हो रहा है। जिले के मुरसान क्षेत्र के गांव नगला मोती राय के पूर्व शिक्षक और किसान श्याम सुंदर शर्मा और उनके बेटे अमित शर्मा अपने खेत में ताइवान के खरबूजों की खेती कर रहे हैं। इससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। किसान श्याम सुंदर बताते हैं कि आगरा के एक व्यक्ति ने उन्हें ताइवानी खरबूजे की पैदावार करने की सलाह दी थी। तब से वे लगातार इसकी खेती करते चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें ना तो खाने के लिए और ना ही खेत के लिए कोई दूसरा खरबूजा पसंद आ रहा है। इसका प्रोडक्शन अच्छा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। उन्होंने कहा कि अब तक 30 से 35 हज़ार रुपए के खरबूजे बेच चुके हैं। किसान के बेटे अमित शर्मा ने कहा कि देसी खरबूजा सुबह से शाम तक ढीला पड़ जाता है। ये 10 दिन तक खराब नहीं होता है। ये तोड़ने के बाद जितना पुराना होगा उतना ही इसके अंदर मिठास आती है और क्वालिटी निखरती है। उन्होंने बताया कि वे ये खरबूजा कुछ आगरा भेज रहे हैं और कुछ लोकल भी भेज रहे हैं।
ताइवान खरबूजे को देखा तो ये बहुत मीठा होता है। 1 एकड़ भूमि में लगभग 5000 पौधे लगे। इसकी पैदावार और इससे होने वाली कीमत जो हमको प्राप्त हो रही है वो 1.5 से 2.25 लाख रुपए प्राप्त हो रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है कि किसानों की आय दोगुनी हो, तो मैं समझता हूँ उस कड़ी में ये एक अच्छा माध्यम होगा। ताइवान का ये खरबूजा, इसको एक बार करके आप देखो। फिर हमने ये किया तो हमें इससे बहुत सारा लाभ मिला और अच्छा फल आता है। एक एक फल कम से कम 1.5 किलो का है और उससे पहले मतलब चालू हो जाता है और उसके बाद तक ये ख़त्म नहीं होता है और ये चलता ही रहता है इसका फल करीब करीब 2 महीने तक। तो इससे हमें विशेष लाभ मिला है। और नीति आयोग की ओर से विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित केरल की अंजू बिष्ट भी शामिल हैं, जो कोल्लम में रहते हुए सशक्त और समर्थ भारत में अहम योगदान दे रही हैं। उनकी अमृता सेरवी संस्था केले के फाइबर से सैनिटरी पैड्स बना रही है। अंजू बिष्ट और उनकी टीम ने दुनिया में पहली बार कुछ ऐसा किया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। यहाँ पैड्स बनाने के लिए केले के पत्ते के फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमने महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए एक उत्पाद बनाया है जो अच्छी गुणवत्ता का है और आसानी से उपलब्ध भी है। ये अपनी तरह का पहला पैड है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और ये दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले काफी सस्ता भी पड़ता है। बाजार में उपलब्ध उत्पादों की तुलना में इन पैड्स को 2-3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पैसों की बचत भी होती है, इससे कोई एलर्जी भी नहीं होती। मेरी बेटी ने इसका इस्तेमाल किया है और ये उसी की राय है। एक अंदाजे के मुताबिक अंजू बिष्ट और उनकी टीम ने 5 लाख से ज्यादा पैड बनाए हैं और गरीब महिलाओं में बांटे हैं, जिसके कारण सालाना 2000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने और 43,000 टन से अधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल पैड को खत्म करने में मदद मिली है। एक पहलू ये भी है कि पैड बनाने वाली यूनिट के कारण ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। हम यहाँ काम करके बहुत खुश हैं। पैड बनाते हैं और अच्छा रोजगार भी मिलता है। अंजू बिष्ट जैसी महिलाओं की सोच है कि भारत के गांवों में उच्च गुणवत्ता वाले पैड बहुत कम कीमत पर मिलने चाहिए, जिनका निर्यात भी किया जा सके। भारत में फिर से इस्तेमाल करने वाले पैड के लिए ISO स्टैंडर्ड तैयार किए गए हैं। बहुत से लोग ऐसे उत्पादों से परिचित नहीं हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में भारत में सभी को ये पता होना चाहिए कि ऐसे उत्पाद भी मौजूद हैं। एक बार जब वो जान जाएंगे कि इस तरह के विकल्प भी उपलब्ध हैं, तो वे खुद तय कर सकते हैं कि उनके लिए और उनके घर के लिए क्या बेहतर है। साथ ही इससे उनके पैसों की बचत भी होगी। एक छोटे से इलाके में बन रहे इन पैड्स की विदेशों में खासी डिमांड है। ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, कुवैत और स्पेन जैसे देशों में बिक्री के लिए ऑनलाइन सर्विस की शुरुआत की जा चुकी है। वाकई नीति आयोग की ओर से ये एक अच्छी पहल है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 महिला उद्यमियों को सम्मानित करने की अंजू बिष्ट और उनकी टीम को इस सफलता के लिए हमारी तरफ से भी बधाई और शुभकामनाएं। कोल्लम से नीरज लाल आश्रमम की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2020-21 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 2,60,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,25,000 टन रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है।
देश की ज्यादातर मंडियों में शनिवार को लहसुन के सौदों में कोई खास फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में मजबूती देखने को मिली। लहसुन के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में 10 जून को लहसुन का भाव रहा 4,000 रूपए। 11 जून को इसके भाव में 500 रूपए का उछाल आया और भाव 4,500 रूपए पर जा पहुंचा। इसी तरह महाराष्ट्र की अकलूज मंडी में लहसुन के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 10 जून को लहसुन का भाव था 2,700 रूपए। 11 जून को इसके सौदों में 300 रूपए की तेजी आई और भाव 3,000 रूपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 जून को लहसुन 2,000 रूपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की कोसी कलां मंडी में 10 जून को लहसुन का भाव था 3,900 रूपए। 11 जून को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 3,900 रूपए पर हुए। लहसुन के भाव में स्थिरता उत्तर प्रदेश की ही गंगोह मंडी में देखने को मिला। यहाँ शुक्रवार को लहसुन का भाव रहा 1,900 रूपए। शनिवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,900 रूपए पर बरकरार रहा। आपको बता दें कि साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। घरेलू स्तर पर इस साल सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान कुल सूरजमुखी की उपज 27,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल सूरजमुखी की पैदावार 2,55,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की उपज 2,28,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 84 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3 करोड़ 59,46,000 टन रही थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल सूरजमुखी बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 6,015 रूपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए सूरजमुखी बीज की MSP में 385 रूपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद सूरजमुखी बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,400 रूपए प्रति क्विंटल हो गया है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। जायद मूंग और उड़द में जब 75 से 80% फलियां पक जाए तो हंसिए की मदद से कटाई कर ले। कटाई के बाद फसल को 1-2 दिन के लिए खेत में ही सूखने दें। फिर मड़ाई के बाद दानों को तब तक धूप में सुखाए जब तक उनमें नमी की मात्रा 12% न रह जाए। दाने ठीक से सूख जाए तो उन्हें साफ और सूखी जगह पर भंडारित कर ले। बेबी कॉर्न में रेशा निकलने के 2-3 दिन के अंतराल पर तुड़ाई कर ले, जबकि स्वीट कॉर्न की तुड़ाई रेशा निकलने के 20 से 22 दिन के बाद होगी। इस समय स्वीट कॉर्न में शुगर की मात्रा सबसे अच्छी होती है। हरे चारे के लिए जायद ज्वार की पहली कटाई फसल बोने के 50 से 60 दिन बाद करनी है। इसके बाद हर 30 से 35 दिन बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इस तरह एक बार ज्वार बोने से 3 कटाइयाँ ली जा सकती है। अगर ज्वार का बीज लेना है तो एक बार से ज्यादा कटाई नहीं करनी है। वहीं पौष्टिक चारे के लिए कटाई फूल आने पर होगी। लोबिया का हरा चारा लेने के लिए फली बनने की अवस्था में कटाई करेंगे। फली बनने की प्रक्रिया बुआई के 2-3 माह बाद शुरू होती है। हालांकि बाजरे की चारा फसल की कटाई फूल आने से पहले सही रहती है। अगर किसी वजह से इस दौरान फसल ना काट सके तो 50% फूल आने पर जरूर कटाई कर ले। बुआई के 65 से 70 दिनों बाद फसल इस स्थिति में पहुंच जाती है।
जायद सूरजमुखी में फूलों का पिछला भाग जब नींबू की तरह पीला हो जाए तो समझ ले कि फसल कटाई के लिए तैयार है। ये वो समय है जब निचले पत्ते सूख कर गिरने लगते हैं। जायद मूंगफली के छिलके में जब ऊपर नसें उभर आए और अंदरूनी हिस्सा कत्थई रंग का हो जाए तो इसकी खुदाई कर ले। खुदाई के बाद फलियों को सुखाकर भंडारित कर ले। गीली मूंगफली का भंडारण बिल्कुल ना करे, ऐसा करने से उनका रंग काला पड़ जाएगा और दाने खाने योग्य नहीं रहेंगे। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं सेगमेंट खास खबर पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुलवामा के द्रबगाम इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए तीनों आतंकवादी स्थानीय हैं, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया। देश में अपनी तरह का पहले संग्रहालय में भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय को देश को समर्पित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये संग्रहालय सरकार के उन विभागों के योगदान को जनता के सामने लाएगा जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं रहती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने राजधानी लखनऊ में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए सूचना मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज KD सिंह बाबू स्टेडियम में झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छ अभियान के प्रति जागरूक किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने कहा कि सभी क्षेत्रों में तमिलनाडु को केंद्र सरकार की योजनाओं से अत्यधिक लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जमीनी स्तर पर प्रगति सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रहे हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।